हेलो एवरीवन, आज हम लोग चैप्टर 2 देखने वाले हैं हमारे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का चैप्टर 2, दैट इज डिजाइन ऑफ रूरल हाईवेज। ठीक है, डिजाइन ऑफ रूरल हाईवेज में हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिजाइन ऑफ रूरल हाईवे को डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स को, सेकंड देखते हैं साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन को, थर्ड देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को, एंड फोर्थ इज वर्टिकल अलाइनमेंट। इन 4 कैटेगरीज में हमने हमारे ज्योमेट्रिक डिजाइन को ब्रेक कर रखा। अब ज्योमेट्रिक डिजाइन से मेरा मतलब क्या है, पहले ये समझने की कोशिश करता हूं। तो ज्योमेट्रिकल डिजाइन से मेरा मतलब है कि वो सारे फीचर्स जिनको जो मेरे लिए विजिबल है उनको मैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन में कंसीडर करूंगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल डिजाइन में जो देखने वाले हैं वो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं। तो सर देखते हैं हम लोग क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ये चीज है ना, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में क्या क्या चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले देखने वाले हैं हम लोग पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, सेकंड कैम्बर के बारे में, थर्ड इज विड्थ ऑफ पेवमेंट, देन विड्थ ऑफ रोडवेज, देन कर्व्स एंड रोड मार्जिन्स के बारे में। ठीक है, अब मेरे लिए पहला क्वेश्चन राइज होता है कि पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे लिए राइज होता है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या। ठीक है, तो मैं पहले पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है हमारी रोड की प्रॉपर्टीज को बता रहा है ना, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को बता रहा है। हर एक रोड का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, हर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। अगर आपको दो रोड्स को, दो पेवमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है तो उनका इसका अलग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इस रोड का कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, ठीक। तो अब समझो जरा कि अगर मेरा रोड का जो भी अगर उसका जो भी पेवमेंट का हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसको हेल्प करेगा। अगर जैसे फ्रिक्शन की बात करूं तो मेरे रोड का जो भी सरफेस है वो बताएगा या उसका क्वालिटी बताएगा कि हम लोगों को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा या रुकने में कितना टाइम लगेगा, या स्किड होगी गाड़ी या नहीं होगी, कितना फ्रिक्शन होगा। अगर क्वालिटी बहुत अच्छा है उस पेवमेंट का तो फ्यूल कंजम्पशन कम होगा, अगर क्वालिटी बेकार है तो फ्यूल कंजम्पशन ज्यादा होगा। ये सारी बातें हम लोग करते हैं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में जो हमारा हेडिंग है जो हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज ए इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन से हम लोगों को क्या समझ में आता है, हम लोग बहुत बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में कि फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फ्रिक्शन। पर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन विल हेल्प यू टू मेक योर व्हीकल मूव। ठीक है, जब हमारा व्हीकल अगर स्टॉप कंडीशन में होगा तो फ्रिक्शन ही एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपके व्हीकल को आगे मूव कराएगा। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचो कि एक बहुत स्मूथ सरफेस, एक एग्जांपल लो, आपने ना बहुत स्मूथ सरफेस ले रखा है और उस स्मूथ सरफेस के ऊपर जब भी आप किसी चीज को रोल करते हो तो आप देखते हो उसका कोई लेटरल मूवमेंट नहीं होता, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट नहीं होता, वो अपनी जगह पे स्लिप करते जाता है ना, अपनी जगह पे रोल करते जाएगा। वो बता रहा है फ्रिक्शन, वहां पे फ्रिक्शन जीरो है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही मैं बोल रहा हूं कि फ्रिक्शन विल हेल्प यू टू मूव योर व्हीकल। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं फ्रिक्शन कैसे कैसे टाइप के हो सकते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले अगर मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा कोई भी पेवमेंट है, ये मेरा कोई भी पेवमेंट है जिसपे मेरा व्हीकल है ना मूव हो रहा है, जिसपे मेरा कोई भी एक व्हीकल मूव हो रहा है, ये व्हीकल मूव हो रहा है। जब भी ये ब्रेक अप्लाई करेगा, तो जो मेरा फ्रिक्शन है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा। तो मैं बता दूं ये जो एक्सिस है, सिर्फ ये एक्सिस समझाने के लिए बोला है मैंने आपको, तो ये जो एक्सिस है जो अलोंग द रोड होगी या अलोंग द पेवमेंट होगी, इसको मैं क्या बोलता हूं, कौन सी एक्सिस बोलता हूं मैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलता हूं। तो जो फ्रिक्शन लगा होगा, जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलूंगा, उस फ्रिक्शन को बोलूंगा लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलूंगा उसको। ठीक है, सिमिलरली इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उसको मैं बोलूंगा ट्रांसवर्स एक्सिस या लेटरल एक्सिस। सिमिलरली इस एक्सिस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, और ये फ्रिक्शन कैसे लगेगा वो भी बताता हूं मैं, उस फ्रिक्शन को बोलेंगे हम लोग
लॉन्गिट्यूडनल सॉरी लेटरल फ्रिक्शन, लेटरल फ्रिक्शन। अब ये लेटरल फ्रिक्शन कब रोल में आता है ये समझो जरा। जब भी मेरा व्हीकल किसी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव हो रहा होगा, ये देखो जब भी मेरा व्हीकल किसी भी हॉरिजॉन्टल कर्व पे मूव हो रहा होगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कर्व पे जब मेरा व्हीकल मूव हो रहा होगा, तो ये रहा मेरा व्हीकल जो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो इस पे लग रहा होगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो मेरे व्हीकल को बाहर ले जाना चाहता होगा, और उसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे मैं वेलोसिटी बढ़ाते जाऊंगा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये होगा मेरा व्हीकल बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा, बाहर की तरफ मूव करना चाहेगा इस लेन से। ठीक है, अगर मेरे को ये समझ में आता है तो फिर मेरे को ये भी समझ में आएगा कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स जनरेट होगा और उस टाइम पे, और उसका नाम होगा लेटरल फ्रिक्शन। ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये रेजिस्ट करने के लिए, उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए एक फोर्स डेवलप हुआ जिसका नाम है लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमेशा हम लोग स्ट्रेट पाथ में नहीं बोलते हैं, जनरली हम लोग लेटरल फ्रिक्शन की कोई बात नहीं करते। हम लोग जो भी लेटरल फ्रिक्शन की बात करते हैं वो कहां करते हैं, हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व्स में बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला फ्रिक्शन पे जब मैं बात कर रहा था तो फ्रिक्शन की एक वैल्यू देखो। जब भी मैं बोलूंगा कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की हम जब भी बात करेंगे तो इस लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की वैल्यू जनरली वेरी करेगी 0.35 से लेके 0.40 के बीच में। ठीक है, और जब भी हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे, जब भी हम लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे तो ये लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करेगी 0.15। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू 0.15। ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में कुछ और बात करते हैं हम लोग। मैं बोल रहा हूं हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूं अगर आपका वॉर्न आउट टायर है, आपका बहुत घिसा हुआ टायर है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो अगर आपका बहुत घिसा हुआ टायर है और अगर आप पेवमेंट पे जा रहे हो, ठीक है, एक न्यू टायर है जिसका गुड ट्रेड्स हैं, जिस पे मार्किंग है, पूरा सब कुछ है, और एक आपका बहुत घिसा हुआ टायर है। लेकिन पहला केस मैं बोल रहा हूं, देखने जा रहे हैं यहाँ पे, पहला केस जो मैं बोल रहा हूं, केस वन है कि आपका जो वॉर्न आउट टायर है, अभी जो आपका पेवमेंट है दैट इज ड्राई। पेवमेंट जब आपका ड्राई है तो आपको यह समझ में आएगा कि आपका वॉर्न आउट टायर ना ज्यादा फ्रिक्शन देगा इन कंपैरिजन टू न्यू टायर। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका जो वॉर्न आउट टायर है दैट इज प्योर प्लेन है, पूरा प्लेन है, तो जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा रोड के टच में, जो भी हमारा पेवमेंट है उसके टच में ज्यादा रहेगा एरिया ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इन कंपैरिजन टू न्यू टायर। तो ड्राई अगर पेवमेंट है तो जो मेरे को दिख रहा है कि जो कांटेक्ट है, जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो ज्यादा है, तो मेरा फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई होगा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन है वो ज्यादा अप्लाई होगा वॉर्न आउट टायर में। ठीक है, सेकंड केस में आपको बता रहा हूं, सेकंड केस 2 जो है, सेकंड केस में बता रहा हूं आपका जो न्यू टायर है, ठीक है, लेकिन इस बार जो आपका पेवमेंट है दैट इज वेट। आपका पेवमेंट ना वेट है इस बार। तो ठीक है, अब आप देखो आपका वॉर्न आउट टायर है, लेकिन अभी क्या होगा, जो भी आपका वॉर्न आउट टायर है उस वॉर्न आउट टायर के बीच में और पेवमेंट के बीच में एक लेयर है, वाटर की लेयर है, क्योंकि आपने बोला पेवमेंट वेट है। तो अब आप देखोगे कि अगर आप पूरा पेवमेंट वेट है तो मेरा टायर के पास लेयर है, तो मेरा स्लिप होने का चांसेस ज्यादा है मेरे टायर को, है ना, स्लिप या स्किड बोल दो, जो भी होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बट इन कंपैरिजन टू वॉर्न आउट टायर अगर मैं नए टायर की बात करूं तो नए टायर में ट्रेड्स बने होंगे, वो जो डिजाइन्स बनी रहती है, वहां से क्या होगा, जब भी वो टायर उस पर से क्रॉस करेगा तो वो जो वाटर है वो स्क्वीज अप हो जाएगा उसमें, है ना, उसमें चला जाएगा वो पानी जो ट्रेड्स में है, और वहां कोई वाटर नहीं है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो मैं बात कर रहा हूं, जब बारिश के टाइम की बात करता हूं तो मैं बोलता हूं कि नए टायर ज्यादा अच्छे होते हैं, और जब गर्मियों के टाइम की बात करता हूं तो मैं बोल रहा हूं पुराने टायर ज्यादा अच्छे होते हैं। समझ में आया? इसीलिए हम लोग जनरली बारिश के टाइम पे क्या करते हैं, नए टायर्स यूज करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे केस 1 केस 2 फ्रिक्शन के बारे में। अभी देखो एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, एक और चीज बताता हूं
स्किड एंड स्लिप, ठीक है। ये तो हो गई फ्रिक्शन के बारे में। अब बात करते हैं कि मैंने आपको बोला था कि फ्रिक्शन कैसे हेल्प करता है हमारे व्हीकल को मूव करने में या स्टॉप करने में, ठीक है। तो बोल रहा हूं मैं पहला पॉइंट, देखिए जरा क्या बोल रहा हूं मैं। सेकेंड टॉपिक जो मैं पढ़ने वाला हूं पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज नहीं एक और चीज देखो जरा, फ्रिक्शन में एक और चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। फ्रिक्शन में मैं आपको है ना कभी कभी, जैसे मैंने आपको बोला कि जो मेरा वैल्यू है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की और जो लेटरल फ्रिक्शन की, तो लेटरल फ्रिक्शन पे तो मैंने बोल दिया कि जब भी हॉरिजॉन्टल कर्व होगा, नोट करके लिखेंगे इसको, कि नोट डाल के लिखेंगे जब लेटरल फ्रिक्शन की बात करेंगे, तो मैं बोलूंगा लेटरल फ्रिक्शन will come in role only on horizontal curves, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कर्व्स के टाइम पे हमारा लेटरल फ्रिक्शन रोल में आएगा। अभी देखो मैंने आपको बोला लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन में एक आपको रेंज बताई है, एक रेंज बताई है। तो अभी जनरली क्या होगा, अगर मैं गेट की बात करूं तो आप लोगों को ना एग्जैक्ट वैल्यू दे दी जाएगी फ्रिक्शन की, या फ्रिक्शन निकालने बोला जाएगा। लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं और आपसे बोलूंगा कि अगर देखो इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात हो रही है और आपसे बोला गया है डिजाइन करो पेवमेंट को, तो अगर आपको कोई स्पीड दिया रहेगा तो उस स्पीड के रेस्पेक्ट में क्या फ्रिक्शन होना चाहिए वो हम लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वो आईआरसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले से ही एक टेबल दे रखा है। तो मैं अगर उस टेबल की बात करूं तो देखो जरा यहां पे क्या वैल्यू होगी, मैं बताने वाला हूं आपको। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और यहां पे स्पीड, किस स्पीड के रिगार्डिंग क्या फ्रिक्शन होगा, और ये स्पीड की वैल्यू जो होगी वो kmph में होगी, ठीक है। ठीक, जीरो 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.40, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्पीड की बात करूं आपको, इसी के रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं, आप देखो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिखा रहा है उसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्पीड की बात करूं तो आपको दिखेगा इट इज फॉर ग्रेटर देन 80 kmph, है ना। यहां 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा स्पीड और फ्रिक्शन के बीच में जो रिलेशन है। तो अगर आपको ईएसी आपका फोकस है देन इट इज नॉट अ हार्ड टास्क टू लर्न इट, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा आप लोगों से 0.35, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे, स्किड एंड स्लिप की बात करेंगे, ठीक है। तो देखेंगे जरा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, फ्रिक्शन के बाद मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक इज स्किड एंड स्लिप। स्किड एंड स्लिप की बात कर रहे हैं। तो देखो आपको मैंने बोला कि कैसे हमारा फ्रिक्शन हेल्प करता है हमारे व्हीकल को मूव करने में, या क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वो सब बात कर रहे हैं अपन। तो देखो जरा यहां पे मैंने बोला सबसे पहले स्किड एंड स्लिप से पहले कैसे फ्रिक्शन हेल्प कर रहे हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ये आपका कोई भी एक व्हीकल है, कोई भी एक टायर है जो कि स्टॉप पोजीशन में इस पेवमेंट के ऊपर रुका हुआ है, जो अभी एक स्टॉप पोजीशन में है, ठीक है। तो केस 1 बता रहा हूं, केस 1 में आपको बता रहा हूं कि ये जो टायर है इज इन स्टॉप पोजीशन, ठीक है। ये स्टॉप पोजीशन में है। अभी क्या हो रहा है कि ये जब टायर स्टॉप पोजीशन में है तो सारे फोर्सेस, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सिर्फ एक पॉइंट जो है टायर का वो इस पेवमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है। ठीक, अभी जैसे ही ये टायर मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, समझना जरा, जैसे ही ये टायर मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस डायरेक्शन में, इसको रोटेट करके देखो, समझो, आपको खुद समझ में आएगा। ये इस डायरेक्शन में आगे जाने के लिए रोटेट हो रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा,
ठीक है, वो जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो फ्रिक्शन, एकदम से फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन पिक्चर में आएगा और ये फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए आपने क्या पढ़ा था, फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लगा और ये इसी के कारण अगर सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये सिर्फ पॉइंट इधर जाते रहते और ये अपनी पोजीशन पे रोल होते रहता, लेकिन फ्रिक्शन लग रहा था, इसके कारण क्या होगा, ये टायर आगे की तरफ रोल हो जाएगा। ये केस 1 है, जब पहला टायर मेरा स्टॉप पोजीशन में था तो कैसे फ्रिक्शन ने हेल्प किया मेरे टायर को आगे मूव करने में। ठीक है, केस 2 देखेंगे जरा इसी चीज के लिए। केस 2 दिखा रहा हूं मैं आपको, मैं बोल रहा हूं when tire is in moving condition, ठीक है, एक अजम्पशन मान रहा हूं मैं यहां पे सबसे पहले कि यहां पे मैं बोल रहा हूं ब्रेकिंग एफिशिएंसी है जो, उसको मैं 100% कंसिडर कर रहा हूं। बताऊंगा मैं आपको क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। तो देखो जरा यहां पे मैंने क्या लिया, मैंने अपना ये टायर लिया, फिर से ये पेवमेंट पे रोल हो रहा है। ठीक है, ये जो मेरा टायर है ये इस पेवमेंट पे मूव हो रहा है, इस पेवमेंट पे मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ठीक है, अभी ये मूविंग कंडीशन में है टायर। ठीक है, अभी क्या होगा, अगर मैंने जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया, मैंने जिस पॉइंट पे भी ब्रेक अप्लाई किया, मैंने बोला ब्रेकिंग एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब जैसे ही मैंने ब्रेक अप्लाई किया ये मेरा व्हीकल क्या होगा, उसी पॉइंट पे रुक जाएगा। ठीक है, कितना भी स्पीड होगा ये ब्रेक, ये टायर का मोशन खत्म हो जाएगा, रोलिंग मोशन खत्म हो जाएगा और क्या होगा, ये जो पॉइंट जस्ट नीचे आया है ये पॉइंट हमेशा यहीं रहेगा, लेकिन मेरा व्हीकल आगे की तरफ स्किड होता हुआ जाएगा, आगे की तरफ स्किड होता हुआ जाएगा। ठीक है, ये जब मेरा पॉइंट आगे की तरफ जाएगा तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन मेरा फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाएगा। ठीक है, ये मेरा फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है तो मेरा फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग जाएगा और इस तरीके से मेरा फ्रिक्शन मेरे व्हीकल को मूव स्टॉप करने के लिए काम आता है। ठीक है, ठीक है, ये तो बात समझे हम लोगों ने कि कैसे फ्रिक्शन हेल्प कर रहा है मेरे व्हीकल को मूव करने में और कैसे मेरा व्हीकल को स्टॉप करने में हेल्प कर रहा है। अब बात समझते हैं हम लोग स्किड एंड स्लिप से रिलेटेड कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या स्किड होता है, क्या स्लिप होता है, वो सारी बात देखना चाहते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि समझिए स्किड की बात कर रहा हूं मैं, स्किड की बात कर रहा हूं, तो स्किड का सबसे पहला सिंपल डेफिनेशन बोलता है, स्किड का डेफिनेशन बोलता है, स्किड के लिए बात कर रहा हूं, स्किड के लिए बात कर रहा हूं, when longitudinal distance is more than circumferential distance. ठीक है, when longitudinal distance is more than circumferential distance it is called skid. ठीक है, अभी समझो जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं स्किड एंड स्लिप के चक्कर में। मैं बोलना चाह रहा हूं स्किड एंड स्लिप में कि अगर आपका कोई भी व्हीकल है जो मूव कर रहा है तो अगर उसका लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस से, तो देखते हैं हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखते हैं क्या बोलना चाह रहा हूं मैं स्किड एंड स्लिप में। तो मैंने बोला ये कोई भी मेरा एक व्हीकल है, ठीक है, ये मेरा कोई भी व्हीकल है, इसका जो सेंटर से डिस्टेंस है, ये टायर का सेंट्रल डिस्टेंस है, जो रेडियस है वो r है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सरकमफेरेंस की बात करूंगा, इसके सरकमफेरेंस की बात करूंगा तो इसका सरकमफेरेंस हो जाएगा 2πr के बराबर। ठीक है, या मैं ऐसा बोल दूं इसके किसी भी एक बॉटम मोस्ट पॉइंट से बात करता हूं
तो जब मैं इस पॉइंट से रोल होके वापस इस पॉइंट तक आ जाऊंगा तो जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 2 पाई आर होगा। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं यहां पे कट लगा के इसको ओपन कर दूं तो जो टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, 2 पाई आर आ रहा होगा। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? तो अभी समझो, इसका मतलब ये है, शायद सेम मतलब है कि अगर मैं इस पॉइंट को कट करके ऐसा सीधा बिछा दूं तो इसका जो टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, इसका जो टोटल डिस्टेंस आ रहा होगा यहां से लेके यहां तक वो कितना आ रहा होगा, 2 पाई आर आ रहा होगा। ठीक है, 2 पाई स्मॉल आर बोल रहे हैं अपन उसको, 2 पाई स्मॉल आर आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने बताया कि अगर मैं इस सर्कल को इस बॉटम मोस्ट पॉइंट से कट लगा देता हूं तो क्या वैल्यू आने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने बोला अगर अब ये देखो, यहां से टायर रोल होना चालू हुआ, ये रोल होना चालू हुआ और एक पूरा सर्कल कंप्लीट करा है इस पॉइंट तक आने में, एक पूरा राउंड, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ये गोल हुआ और यहां तक आने में, ये जब पहली बार वापस से बॉटम मोस्ट पॉइंट आया तो यहां तक आने में कितना डिस्टेंस लगा है इसको, 2 पाई आर लगा है। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला है आपको, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस इज मोर देन सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस। अगर एक्चुअल कंडीशन की मैं बात करता तो ऐसा हो रहा होता कि ये एग्जैक्ट यहीं पे आपको वापस दूसरा सर्कल मिलता है ना, ये सर्कल आपको ये बॉटम मोस्ट पॉइंट के साथ वापस से यहां मिलता। लेकिन अभी ये तो एक्चुअल कंडीशन है जो होती, लेकिन मैंने क्या बोला, स्किडिंग हो रही है गाड़ी में। स्किडिंग हो रही है मतलब आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने पाया कि आपका टायर जो था, आपका जो व्हीकल का टायर था वो कुछ आगे जाके रुका हुआ है, वो कुछ आगे जाके रुका हुआ है और कितना डिस्टेंस, कोई भी x डिस्टेंस एक्स्ट्रा है। तो अगर मैंने बोला कि एक ही टायर जिसको आप सोच रहे थे वो कहां रुकेगा, 2 पाई आर जाके रुकना चाहिए था, जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए थी, आपने तो कुछ नहीं किया। आपने क्या किया, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया, बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया और टायर को धक्का दे दिया, टायर को धक्का दिया और आपने वहां पे सोचा था जब भी बॉटम मोस्ट पॉइंट वापस नीचे आएगा आप बोलोगे उतना डिस्टेंस कवर किया मेरे टायर ने। ठीक है, तो आपको लग रहा था वो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट नीचे आया है तो उसको एग्जैक्टली अगर एक्चुअल कंडीशन होती तो 2 पाई आर कवर करना चाहिए था, पर वो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट नीचे आया तो उसने 2 पाई आर प्लस एक्स डिस्टेंस कवर कर रखा था, है ना, जो 2 पाई आर प्लस एक्स डिस्टेंस कवर कर रखा था। तो आपने देखा आपका सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस कितना होता, 2 पाई आर होता आपका, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस कितना दिख रहा है आपको, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस दिख रहा है 2 पाई आर प्लस एक्स। तो जब भी इसका मतलब ये हो रहा होगा, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो जरा यहां पे, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो ऐसा हो रहा होगा कुछ सिनेरियो। ये देखो, ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है, ये मेरा एक सर्कल है, इसकी बात कर रहा हूं मैंने बोला ये मेरा बॉटम मोस्ट पॉइंट है। अब जब ये इस लेन पे मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पूरा राउंड है, ये 2 पाई आर का राउंड है, तो ये जब ऐसे घूम के आ रहा होगा तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। ठीक है, 2 पाई आर डिस्टेंस। लेकिन ये तो एक्चुअल कंडीशन की बात हो गई, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एक्चुअल कंडीशन हो ही नहीं रही है। इसका मतलब अब ये जब है ना आगे मूव करा है बॉटम मोस्ट पॉइंट, तो शायद ये किसी पॉइंट पे बिना रोल करे हुए आगे स्लिप, ये स्किड कर गया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसने जो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस है उससे ज्यादा वैल्यू कवर कर ली, उससे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो जब आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस, उसको मैं बोलता हूं स्किड। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है स्किड के बाद, दैट इज स्लिप। तो हम लोग स्लिप के बारे में देखते हैं। तो आपको बताता हूं स्लिप क्या होता है। स्लिप इज जस्ट वाइस वर्सा ऑफ स्किड। तो देखना जरा यहां पे, स्लिप इज वाइस वर्सा ऑफ स्किड। तो मैं बोल रहा हूं इफ योर सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस इज मोर देन लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, मैं बोल रहा हूं स्लिप की बात कर रहा हूं। तो मैंने स्लिप में बोला इफ circumferential distance, if circumferential distance is greater than longitudinal
longitudinal distance if circumferential distance is greater than longitudinal distance। ठीक है, अभी देखना जरा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं बोलना चाह रहा हूं अभी आपने क्या किया, फिर से आपका एक टायर लिया आपने, ये रहा मेरा टायर, ठीक है, ये मेरा टायर है। अभी मैंने क्या किया, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क कर दिया, ठीक है। इस टायर का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर है, तो इसको अगर मैं वापस खोल के सीधे रख देता हूं तो ये टोटल डिस्टेंस यहां तक कवर करेगा, यहां तक आने में कवर करेगा, ये जो डिस्टेंस है दैट इज 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूं, अभी मैंने क्या किया, इस टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क करके इसको धक्का दे दिया, इस टायर के बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क करके इसको धक्का दे दिया, तो मुझे पता है कि ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट, अगर सब कुछ सही हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जब बॉटम मोस्ट पॉइंट वापस नीचे आएगा, पहला राउंड जब पूरा कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर होना चाहिए, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मैंने ऐसा नोटिस किया कि जब मैंने इसको धक्का मार दिया था यहाँ पे, तो ये जब एक राउंड, ये जो आपने मार्क कर रखा था बॉटम मोस्ट पॉइंट, वो यहीं पे वापस आ गया, तो आपने यहीं पे रोक लिया टायर को। आपको ऐसा लग रहा था कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 2 पाई आर होना चाहिए। आपने जब उस डिस्टेंस को कैलकुलेट किया तो आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर माइनस एक्स डिस्टेंस है, 2 पाई आर माइनस एक्स डिस्टेंस है। तो आपको पता चला कि आपका, लेकिन आपने, अगर मैं बात करूं सरकमफेरेंशियल डिस्टेंस की, तो वो पूरा कवर हो चुका है, 2 पाई आर कवर हो चुका है, क्योंकि आपका जो मार्क्ड पॉइंट है वो एक बार जाके पूरा वापस गोल घूम के आ चुका है। लेकिन मैं अगर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस की बात करूं तो वो अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, मतलब वो 2 पाई आर डिस्टेंस ही चला, अभी पूरा नहीं चला है, कुछ माइनस एक्स है, 2 पाई आर में कुछ एक्स डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 2 पाई आर में से कुछ डिस्टेंस कम हो चुका है, ठीक है। अभी अगर मैं बात करूंगा, आपको सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस तो हो गया, अभी एक एग्जांपल से या इससे देखो बात करते हैं हम लोग सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस की। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये मेरा पूरा लेन है जिस पे मैं अपने टायर को रोल कराना है। मैंने इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क किया, मैंने इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क किया, ठीक है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट को मार्क किया और मैंने इसको धक्का दे दिया यहां से रोल करने के लिए। और जैसे ही मैंने रोल करने के लिए इसको धक्का दिया है तो ये जो है इस पॉइंट तक आना चाहिए था, ये रोल होके, जब एक पूरा रोल होता तो इसको इस पॉइंट तक आना चाहिए था रोल होके, है ना, एक पॉइंट, एक पूरा सर्कल कवर करने के लिए इसको इस पॉइंट तक आना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ही ये रुक गया है। इसका मतलब शायद ऐसा हुआ है कि किसी एक जगह जाते जाते ये उसी पॉइंट पे ज्यादा रोल हो गया था, है ना, ज्यादा रोल हो गया, मतलब सर्कमफेरेंशियली ये ज्यादा मूव कर गया है। तो सर्कमफेरेंशियल डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस, उस पॉइंट को मैं बोलूंगा स्लिप, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शंस, ठीक है, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिफ्लेक्शंस के बारे में, ठीक है, पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में आप समझो जरा मैं क्या बोलना चाहता हूं, लाइट रिफ्लेक्शन से मेरा क्या मीन है, क्या बोलना चाहता हूं लाइट रिफ्लेक्शन से। मैं बोलना चाहता हूं कि देखो लाइट रिफ्लेक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा होगा। लाइट रिफ्लेक्शन में अगर मैं बात करूं, देखो ऐसा भी तो किया जा सकता था कि आपका पेवमेंट पूरा ब्लैक बना दिया जाए या पूरा व्हाइट कर दिया जाए। क्यों ऐसा करते हैं कि हम अपने पेवमेंट पे व्हाइट लाइंस प्रोवाइड करते हैं, ऑल्टरनेट लाइंस प्रोवाइड करते हैं, सब हर चीज का एक मीनिंग है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझो जरा कि अगर मैं पूरा पेवमेंट व्हाइट बना देता हूं, पहला केस मैं बोल रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, पूरा पेवमेंट को अपना व्हाइट कर देता हूं। तो पूरे पेवमेंट को जैसे ही मैंने व्हाइट किया तो मेरे को एक चीज समझ में आती है कि अगर मैं दिन के टाइम की बात कर रहा हूं तो दिन के टाइम पे ना इतना ज्यादा ग्लेयर होगा कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन
लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप क्या कर दो, पूरा पेवमेंट ब्लैक कर दो, कोई भी ऑल्टरनेट लाइंस या व्हाइट लाइंस प्रोवाइड मत करो बाउंड्री पे, तो क्या होगा, रात के टाइम पे विजिबिलिटी हो जाती है कम और ब्लैक का रिफ्लेक्शन भी होता है कम, ठीक है, ब्लैक पेवमेंट का रिफ्लेक्शन भी होता है कम। तो क्या होगा, आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि कब आप लेन से नीचे उतर गए हो, तो एक्सीडेंट के चांसेस वहां पे भी बढ़ जाएंगे। तो लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने दिन के हिसाब से सोच के पूरे पेवमेंट को कर दिया ब्लैक, पूरे पेवमेंट को कर दिया ब्लैक, ठीक है। उस पेवमेंट को ब्लैक कर दिया तो ब्लैक से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन आना बंद हो गया, दिन के टाइम पेवमेंट सही दिख रहा है, एकदम सब कुछ सही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, रात की बात करते हैं। तो रात की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर पेवमेंट पे हमने पूरा ब्लैक रखा है तो पेवमेंट हमारा क्या हो रहा है, हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है हम लोग कब पेवमेंट से बाहर हो जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, व्हाइट की लाइंस प्रोवाइड कर देता हूं, बाउंड्री प्रोवाइड कर देता हूं, व्हाइट लाइंस के, व्हाइट कलर की बाउंड्री प्रोवाइड कर देता हूं। उस व्हाइट कलर की बाउंड्री प्रोवाइड करने से क्या होगा मेरे पास, कि मेरे को पेवमेंट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उस व्हाइट के रिफ्लेक्शन के कारण मेरे को बाउंड्रीज पता चल रही है कि मेरे को इस पेवमेंट के अंदर रहना है, क्योंकि व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है हम लोगों को। तो हम लोगों को समझ में आया कि क्यों हमने रोड के साइड में व्हाइट लाइंस प्रोवाइड करी है और पूरा रोड का पेवमेंट ब्लैक रखा है, ठीक है, ठीक है। दूसरी एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट टर्म पूछी गई है कभी इंजीनियरिंग सर्विसेज में, वो उसको याद रखना है हम लोगों को, कि जो भी ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स, देखो आपने देखा होगा कि अब आपको समझ में आ गया कि आपने रोड के साइड में व्हाइट लाइंस क्यों प्रोवाइड कर रखी है और पूरे पेवमेंट को ब्लैक क्यों कर रखा है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कभी बीच बीच में ऑल्टरनेट व्हाइट स्ट्रिप्स प्रोवाइड करी रहती है ना, ऐसा कुछ देखे होंगे पेवमेंट में, ये मेरा पेवमेंट है और बीच में आपने ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स प्रोवाइड करी हुई रहती है। अब ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स क्यों प्रोवाइड करी रहती है, ये ऑल्टरनेट स्ट्रिप प्रोवाइड करने का मतलब रहता है हम लोग अपने ट्रैफिक को डिवाइड कर सके, कि जो लोग जा रहे हैं वो जाते रहे, जो लोग आ रहे हैं वो इस साइड से आए, उस ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए हम लोगों ने वो लाइनिंग्स प्रोवाइड कर रखे हैं। लेकिन उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो मैं बता रहा हूं, ऑल्टरनेट व्हाइट स्ट्रिप्स जो आप लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, ऑल्टरनेट व्हाइट स्ट्रिप्स जो प्रोवाइड कर रखी है, उसको हम लोग नाम देते हैं एक स्पेसिफिक टर्म, दैट इज रोड डेलिनिएटर, रोड डेलिनिएटर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गई लाइट रिफ्लेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले हैं, लास्ट पॉइंट जो हम लोग पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में बात करने वाले हैं, दैट इज पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज पेवमेंट अनइवननेस, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, या हाँ क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स में पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, दैट इज, क्या बोला मैंने आपसे, लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में देखने वाला हूं पेवमेंट अनइवननेस के बारे में, पेवमेंट अनइवननेस के बारे में, ठीक है। पेवमेंट अनइवननेस की बात करें हम लोग, तो पेवमेंट अनइवननेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूं कि मेरा जो भी जिस भी पेवमेंट पे मैं मूव कर रहा हूं उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका क्वालिटी कैसा है। अनइवननेस मतलब अंडुलेशंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब उस पेवमेंट अनइवननेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है हम लोग वो बात कर रहे हैं। तो देखो जरा यहाँ पे, पहले मैं बता देता हूं जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है इस पेवमेंट अनइवननेस को कैलकुलेट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बम्प इंडिकेटर, बम्प इंडिकेटर, बम्प इंडिकेटर भी बोल सकते हैं, या बहुत सारी बुक्स में बम्प इंटीग्रेटर भी बोलते हैं, बम्प इंटीग्रेटर, ठीक है। अब समझो जरा कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ये है हमारा पेवमेंट, ठीक है, ये पेवमेंट है हमारा, फिर से बनाते हैं कुछ, ये है हमारा पेवमेंट, ठीक है, ये पेवमेंट है हमारा जो हम लोगों ने बना रखा है। अभी इस बम्प इंडिकेटर में क्या होता है कि आगे ना एक गाड़ी चलते रहती है, पीछे ना हम लोग उसके ये इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है हमारा पेन और ग्राफ का कि एक ग्राफ अपने आप डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूं, कुछ इस टाइप का ग्राफ डेवलप होता है। देखो जरा, आप ये जा रहे हो, मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो अपने पेवमेंट पे, ये जो डस्टर है ये मेरा व्हीकल है, और मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो व्हाइट बोर्ड है वो मेरा ग्राफ चार्ट है, ठीक है। साथ में इसके ऊपर लगी है एक पेन की निब जो कि आपको ग्राफ बना के बताएगी, ठीक है। तो ये आप मूव कर रहे हो,
ये आप मूव कर रहे थे, स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहे थे, जैसे ही दचका आया ये आपका मूव हुआ ग्राफ, ये नीचे मूव हुआ ग्राफ और ये स्ट्रेट, ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये आपका कुछ ग्राफ बन गया है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहले तो बात हो रही थी ये फ्लैट रोड की बात हो रही थी। अगर ये फ्लैट रोड होता, कोई भी अनइवननेस नहीं होती, तो ये स्ट्रेट लाइन सीधी सीधी बन जाती, ठीक है, ये सीधी सीधी लाइन बन जाती। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपको समझ में आ गया है कि पेवमेंट बहुत ज्यादा अनइवन है, ठीक है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है इस क्यूमुलेटिव अंडुलेशन को कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव क्यों बोला है मैंने, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा क्यूमुलेटिव क्यों बोला है, ये मेरी बेसिक लाइन है जिसके रेस्पेक्ट में मैं सारी बात करूंगा। तो देखो जब भी स्पीड ब्रेकर आया है ना, उसको इन्होंने पॉजिटिव कंसिडर कर लिया है, और जब भी डिप आया तो उसको भी इन्होंने पॉजिटिव ही कंसिडर कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसको नेगेटिव कंसिडर कर लोगे तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तो आपको क्या लगेगा कि रोड तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो आपको ना इसको भी प्लस कर देना है। तो आपको क्या समझ में आया, क्यूमुलेटिव बात करनी है आपको, क्यूमुलेटिव बात करनी है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जब ये कैलकुलेट किया तो आप पर यूनिट लेंथ बात करोगे, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में बात करेंगे। ये अंडुलेशन जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये जो भी अंडुलेशंस हम लोगों के पास आ रहे हैं जो भी अंडुलेशंस हमारे पास आ रहे हैं, इसको हम लोग किस में बात करेंगे, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में। तो मैंने आपको बोला एक बेसिक वैल्यू बताता हूं, अगर 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर अगर आपके अंडुलेशन है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आप 1 किलोमीटर अपनी गाड़ी चलाते हो और आपका जो ग्राफ है वो पॉजिटिव ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, टोटल कितनी भी बार ऊपर नीचे जाए, अगर मैं उस अंडुलेशन को कैलकुलेट करूं तो 150 सेंटीमीटर से अगर कम है तो ये बेस्ट पॉसिबल है, ये बेस्ट है। जो प्लेटफॉर्म, जो पेवमेंट आपने बनाया है वो बेस्ट पेवमेंट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं उसी की वैल्यू की, अगर मैं बात करूं कि वो 250 सेंटीमीटर पर किलोमीटर की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ये जो पेवमेंट है ये सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। अभी भी अब मैं बोला 1 किलोमीटर में पर यूनिट लेंथ में जब बात कर रहा हूं, अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करता हूं मैं, तो मैं बोल रहा हूं अगर ये अंडुलेशन 250 सेंटीमीटर से कम है तब भी सेटिस्फैक्ट्री 250 सेंटीमीटर से। लेकिन अब अगर ये 350 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ऊपर या इसके बराबर होते हैं तो ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि हम लोग इस लेन पे मूव करना हमारे लिए टफ है। तो हम लोग देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पेवमेंट अनइवननेस के बारे में बात करिए। तो ये पेवमेंट अनइवननेस हमारे लिए जरूरी क्यों था, आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर रोड का क्वालिटी बेकार होगा तो आपका फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाएगा, आपका मेंटेनेंस बढ़ जाएगा गाड़ी में, आपका ट्रिप टाइम बढ़ जाएगा, और ये सारी चीजें हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे हम लोगों का डिपेंडेंट है पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हमारे व्हीकल का मूवमेंट। नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक देखेंगे दैट इज कैम्बर।